माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Motion of thanks on the President's address. Shri Bhupendra Yadav. सम्मानीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप से कृतज्ञता हेतु प्रस्ताव रखता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 23 फरवरी 2015 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्यसभा के सदस्य जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो प्रारंभ में सरकार के द्वारा अपनी संकल्पना प्रस्तुत की गई है, वह संकल्पना काफी महत्वपूर्ण है और उस संकल्पना में सरकार ने अपना पूरा विजन प्रस्तुत किया है। उस संकल्पना को मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरी सरकार की मूल नीति है सबका साथ सबका विकास। 9 महीने के कार्यकाल में सरकार ने हमारे देश की पूर्ण क्षमता और 125 करोड़ की बेशकीमती जनशक्ति का सदुपयोग करने की एक व्यापक कार्यनीति तैयार की है। कई क्षेत्रों में कार्रवाई तेज करने के उपाय किए हैं, जैसे स्वच्छता से लेकर स्मार्ट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन से लेकर समृद्ध बनाना, कौशल विकास से लेकर अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, आबादी का फायदा लेने से लेकर राजनयिक पहल करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केंद्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, नए विचारों को बढ़ावा देने से लेकर समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार की संकल्पना में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त है कि सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं के लिए, लोगों की उम्मीदों के लिए और लोगों के विश्वास के लिए पिछले 9 माह में बहुत तेजी से कार्य किया है। और जब समावेशी विकास की बात हम लोग करते हैं, तो समावेशी विकास एक और देश के आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, लेकिन कई बार हमको लगता है कि विकास के मानक केवल आर्थिक विकास है, परंतु समावेशी विकास का अर्थ लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना भी है। और इसलिए सरकार ने अपनी नीतियों के माध्यम से जहां आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, वहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो इस देश का वंचित वर्ग है, जो इस देश के गरीब हैं, जो इस देश के पिछड़े हैं, जो इस देश के अल्पसंख्यक है, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उसके लिए भी सरकार ने बड़ी तीव्रता के साथ कार्य किया है। और समावेशी विकास में मूल्यपूर्ण जीवन को जीना और देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना, उन सभी विषयों पर सरकार ने बड़े विस्तार के साथ कार्य किया है, जो इस अभिभाषण में सरकार के संकल्प के रूप में सामने आए हैं। और इसको लाने के लिए सरकार ने अपनी नीतियों में, जो पिछले लंबे समय से हम देश में देख रहे थे कि सरकार की नीतियां किस प्रकार बने, सरकार ने नीतियों में प्रक्रिया का सरलीकरण अपने 9 महीने के कार्यकाल में किया है। और जो प्रोसीजरल उन्होंने सिंप्लीफिकेशन चीजों का किया है, उसके साथ साथ लोगों के सामने बड़ी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ शासन की नीति को आगे बढ़ाया है। मैं इसको विस्तार से आगे कहूंगा, लेकिन प्रक्रिया में सरलीकरण, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की नीति और सामूहिक रूप से समाज के सभी वर्गों का कल्याण करके सबका साथ और सबके विकास की कल्पना को इस सरकार ने 9 महीने में आगे बढ़ाया है और उसके संकल्प को यहां प्रस्तुत किया है। और यह काम 9 महीने में अगर इन विषयों को इस अभिभाषण में देखा जाए, तो इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत इरादों से काम किया है। और इसलिए
मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस उद्देश्य के साथ काम किया है कि हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, मंजिलें नहीं मिलती नाकाम इरादों से। इरादे मजबूत करके सरकार ने काम किया है। और इसलिए अगर सर्वसमावेशी विकास की बात है तो सबसे पहले सरकार ने, जो महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था कि जब भी आप अपना कोई निर्णय लेते हो तो निर्णय लेते समय अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे को देखो, क्या आपने उसके हित में निर्णय लिया है। और सरकार ने जो अपना सबसे बड़ा कार्यक्रम सबसे पहले किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्यक्रम इस देश के गरीब व्यक्ति को आर्थिक रूप से समायोजित करने के लिए किया है। यह कार्यक्रम केवल नारा बन सकता था, यह कार्यक्रम केवल भाषण बन सकता था, लेकिन आज सरकार ने अभिभाषण में कहा है कि इस कार्यक्रम को शुरू ही नहीं किया, इस कार्यक्रम के 100% लक्ष्यों को भी 9 महीने में प्राप्त किया है, जो सरकार की उपलब्धि है। और इसलिए आज देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के, गरीब लोगों के खाते खुले हैं। और केवल खाते नहीं खुले हैं, एक गरीब आदमी को सरकार ने उसको ओवरड्राफ्ट करने के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा दी है, उसको दुर्घटना बीमा की सुविधा दी है और उसको एक जीवन बीमा दिया है। जो सामाजिक सुरक्षा की बात को लेकर के जन कल्याणकारी सरकार को चलना चाहिए, उस नीति को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा है। और इतना ही नहीं, इस देश के गरीब का भी स्वाभिमान ऐसा है कि उसने भी जनधन योजना में 11,000 करोड़ रुपया जमा किया है। बहुत बढ़िया। और महोदय, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि दुनिया में जब वित्तीय संकट आया था तब एक बात कही जाती थी कि हिंदुस्तान वित्तीय संकट का मुकाबला इसलिए कर सकता है कि हिंदुस्तान में बचत की एक प्रवृत्ति है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि 2008 में इस देश में सकल बचत 36.8% थी, 2012 और 13 में घटकर के 30% हो गई। आज वापस से जनधन योजना के माध्यम से जिन लोगों का खातों से संबंध नहीं था, जो ये सोचा करते थे कि बैंक कोई दूर की चीज होती है, जो ये समझा करते थे कि बैंक में जाने का मतलब बड़े आदमियों का जाना है, उस बैंक का सरलीकरण करके उसको गरीबों के द्वार पे पहुंचाने का और सामाजिक सुरक्षा का औजार बनाने का कार्यक्रम इस सरकार ने किया, जो इस सरकार की उपलब्धि है। और इसलिए महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 35 योजनाओं को इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की महत्वाकांक्षी योजना के साथ 35 योजनाओं को जोड़ा गया है। और इन 35 योजनाओं को जब जोड़ा गया है तो परिणाम कैसे निकलते हैं हमको ध्यान में आएगा कि इस जनधन योजना के बाद देश की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने यह सोचा कि देश के आम उपभोक्ता के पास जो सही सब्सिडी है वो उसके पास पहुंचनी चाहिए। और जिस प्रकार से जनधन योजना के 100% लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प किया, 1 जनवरी 2015 को सीधे प्रत्यक्ष सब्सिडी का लाभ इस देश के गरीब आदमी को, आम उपभोक्ता को पहुंचे। सब्सिडी का लाभ का जो बीच का भाग है वो जाना बंद हो। कभी हम मजबूरी में ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान के शासन में जो हम पैसा भेजते हैं, अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रह जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और पहल का कार्यक्रम जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने शुरू करा, उस पहल के कार्यक्रम के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को जो योजना प्रारंभ हुई, उससे 11 करोड़ उपभोक्ता सीधे जुड़े हैं। और इतना ही नहीं, बहुत थोड़े समय में 77% लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया, जो शीघ्र ही वो 100% करने जा रहे हैं। और 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डायरेक्ट बेनिफिट उसको पहुंचा है। यह सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं एक वकील के नाते मजदूर संघों का केस लड़ता था। प्रोविडेंट फंड ट्रिब्यूनल में जब भी जाया करते थे, 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने की डेट हमको मिला करती थी। इस सरकार ने आने के बाद अगस्त सितंबर में इस देश के सारे मजदूरों को प्रोविडेंट फंड का एक यूनिवर्सल नंबर दिया। इस देश का श्रमिक जो अपना पसीना बहाता है, वो पसीना बहाने के बाद अगर दूसरी नौकरी को जाता है तो उसके प्रोविडेंट फंड की सिक्योरिटी सरकार ने करने का एश्योरेंस दिया है। आखिर इस देश में 32,000 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ था। जिस 32,000 करोड़ रुपया को मजदूर छोटा छोटा पैसा मानकर छोड़ देता था, वो इसलिए छोड़ देता था कि प्रक्रियागत हमने इतनी ज्यादा पेचीदगियां पैदा कर रखी थी
कि मजदूर को पैसा नहीं मिल पाता था, जिन्होंने इस देश के लिए श्रम किया है, जिन मजदूरों ने इस देश के लिए खून और पसीना बहाया है, उनकी सामाजिक सुरक्षा सही मिले, ये कार्यक्रम इस सरकार के द्वारा किया गया है। और इसलिए श्रम सेवा श्री दीनदयाल जी के उपाध्याय के नाम पे जो ये अभियान सरकार ने शुरू किया है, मेरे को लगा कि ये जो यूनिवर्सल जो ईपीएफ नंबर इसका दिया है, इसका कितने लोगों को लाभ हुआ है। और ये ध्यान में आता है कि इस सारे पेंशन स्कीम का लगभग 44 लाख लोगों को लाभ हुआ है, और 44 लाख लोगों में 5 लाख वो विधवाएं हैं जो मजदूरों की विधवाएं, जिनको यह हक मिलना चाहिए था। और इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपया और न्यूनतम पेंशन ये 1,000 रुपये का काम किया है। महोदय, मैं ये देखा करता था कि इस देश में राज्य की कल्पना में सबसे ज्यादा माना जाता है कि कौन सा राज्य आदर्श होता है, तो लोग कहते हैं कि राम राज्य आदर्श होता है। हमने तुलसीदास जी को पढ़ा है और उनका एक वाक्य है, ना ही दरिद्र को दुखीना दीना, ना ही कहू अबूदा ना लक्षण हीना। जिस राज्य में कोई दरिद्र ना हो, जिस राज्य में कोई दुखी ना हो, वो राज्य राम राज्य के समान है। ये हमारे देश की कल्पना है। और इसलिए ये सरकार गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश के अन्नदाता किसान के लिए काम करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है। और इसलिए इस देश के किसान का जो खेत है वो खुशहाल हो। इस देश के किसान को अन्न को उत्पादन करने के लिए हम कम से कम उसको एक सॉइल हेल्थ कार्ड दे, जो ये बता सके कि वो अपने अन्न का उत्पादन करे, अपनी आय को बढ़ाए। और ये कार्यक्रम दिल्ली के किसी जगह पर ना जाकर के प्रधानमंत्री जी ने गंगानगर में किसानों के बीच में जाकर के किया। और इसलिए ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 हमने घोषित किया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। लेकिन गांव में किसानों के विकास के साथ साथ उत्पादकता बढ़े, फूड प्रोसेसिंग का काम बढ़े, फूड इंडस्ट्री बढ़े, और गांव और शहर में मिलाकर के स्किल डेवलपमेंट बढ़े। हुनर है तो रोजगार है, ये केवल नारा नहीं दिया सरकार ने, इसको क्रियान्वित करके एक बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में बदला है। और यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे देश का काफी सारा अनाज, पिछले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिए हैं, काफी सारा अनाज सड़ जाता है, किसान को अपनी उत्पादकता का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। देश में भंडारण की व्यवस्था ठीक हो, देश में किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। और विकास की बात और विकास की संभावनाओं को जब हम आगे लेकर के जाते हैं, तो विकास केवल शहरों का नहीं हो, विकास ग्रामों का भी हो। और इसलिए सरकार की संकल्पना में जहां आदर्श ग्राम योजना है, वहीं देश में स्मार्ट सिटी की भी कल्पना सरकार ने करी है। विकास के दोनों पहलुओं में संतुलन होना चाहिए, और विकास के पहलुओं में संतुलन का अर्थ यह है कि मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। आखिर स्वच्छता जैसा मूल विषय, जो विषय महात्मा गांधी जी का नारा था, जिसको 2019 में महात्मा गांधी जी के सम्मान में देश पूरा करने के लिए सरकार के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है, उस स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाने का कार्य इस सरकार ने किया है। स्वच्छता केवल ये कोई नारा नहीं, स्वच्छता हमारे जीवन का विषय होना चाहिए। और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम आया है। आज सार्वजनिक स्थानों पे लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि ये हमारा देश है, हमको हमारे देश को साफ रखना है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्वैच्छिक योजना जो इस घोषणा पत्र के, जो इस संकल्प पत्र के माध्यम से जो करी गई है कि सांसदों को इसमें जनप्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। आखिर हम सांसद हैं, हम ये जानते हैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, अगर सांसद निधि के माध्यम से हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए निकलेंगे, तो उसी से देश महान बनेगा। देश महान स्वच्छता के वातावरण से निकल के आएगा, और इसी मूल भावना पे सरकार ने ज्यादा काम किया है। और इसलिए केवल आदर्श, मैंने कहा ग्राम और शहर दोनों के संतुलन बनाने के साथ साथ जब हम पिछड़ेपन के विकास की बात करते हैं, तो हम केवल सामाजिक मानक में नहीं करते, हम केवल व्यक्तिगत मानक में नहीं करते, हमें उन क्षेत्रों से भी पिछड़ेपन को दूर करना है। और इसलिए इस सरकार का यह संकल्प है कि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत इस देश की दो दिशाएं हैं, और दोनों दिशाओं का समान विकास होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने कार्य किया है। यह सरकार संघवाद के लक्ष्य को लेकर के सत्ता में आई है, और एक बहुत बड़े समय से इस देश में यह विषय चल रहा है कि हमारे देश में सहकारी संघवाद चलना चाहिए। देश में जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं,
उनके मन में एक विषय रहता है कि हम अपने राज्यों में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं उसको संकल्प करने के लिए, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए, उसको अमूर्त रूप देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और प्रगतिशील सरकार होने के नाते विकास की एक नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित करके देश में नई विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाया है। आखिर अभी तक हम लोग एक पद्धति में जीने के आदी हो गए थे जिसमें हम लोगों को लगता था कि योजना आयोग के माध्यम से केवल राशि का आवंटन कर देना यह देश के लिए पर्याप्त है, केंद्र के लिए पर्याप्त है। लेकिन केंद्र ने नीति आयोग बना करके सभी मुख्यमंत्रियों को उस गवर्निंग काउंसिल में वो लेकर के मुख्यमंत्रियों को गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बनाया है। और जो विकास की सोच है, ये विकास की सोच ऊपर से नीचे की ओर ना जाकर के, ये विकास की सोच जमीन से निकल करके और वहां व्यवहारिक रूप से लागू हो, इसके लिए नीति आयोग की संकल्पना इस सरकार ने करी है। और कल सरकार के माध्यम से 14वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है, वो 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। और वित्त आयोग ने अपने काम में को करते हुए यह अनुशंसा करी कि राज्यों के जो संसाधन हैं उसको 10% बढ़ाकर 42% की सिफारिश करने का कल वित्त आयोग ने यहां प्रस्ताव किया है। अभी तक यह हुआ करता था कि हम राज्यों के लिए 1 या 2% बढ़ाया करते थे, लेकिन जिसको बढ़ाकर के 10% किया गया है। और इसका लाभ यह होगा कि 2015-16 तक 1,78,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त राज्यों को प्राप्त होंगे। जो राज्य आज विकास की ज्यादा दरकार करते हैं, उन राज्यों को बिना किसी भेदभाव के एक पैमाने के आधार पर, एक विकास के पैमाने के आधार पर उन राज्यों को अतिरिक्त राशि होगी। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में विकास की जो अवधारणा है वो नीचे पंचायती राज से निकल के आती है, विकास की जो अवधारणा है वो नगर निगम से निकल के आती है। और इसलिए सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश को मान करके पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके संघवाद की भावना के अनुरूप अपने राज्यों के विकास के लिए एक अच्छा स्वावलंबी माहौल बनाने का एक पत्र लिखा है। ये एक प्रशंसनीय कदम है और एक कदम उस ओर ले जाता है जो हम देश में एक लंबे समय से स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए एक संघवाद की योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। और इसलिए आज भारत में सबसे बड़ी जो विषय है वो देश के हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात इस सरकार के इसके लक्ष्य के रूप में सामने आई है। और मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए जहां सरकार ने रेलवे और रक्षा जैसे संसाधनों में विदेशी निवेश को बढ़ाने का, उसके उत्पादन को बढ़ाने का, उसको बढ़िया करने के कार्य को सरकार ने आगे बढ़ाया है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि लोगों के कौशल विकास को भी आगे बढ़ाया जाए। और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक नई परियोजना सरकार ने बहुत शुरू करी है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आप कौशल विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास के सेक्टर का आपस में संबंध होने के साथ साथ देश में एक आधारभूत संरचना का आधार भी होना चाहिए। और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को साथ साथ और कौशल विकास के साथ साथ सरकार ने आधारभूत संरचना के लिए फ्रेट कॉरिडोर का, राष्ट्रीय राजमार्ग का और सागरमाला का, इस प्रकार से एक नई आधारभूत संरचना पे देश में तेजी से काम खड़ा हो, इसके लिए सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है। और यह कौशल विकास केवल अभी का विषय नहीं बन जाए। हमने देश में अपने मूल कर्तव्यों में कहा है कि भारत के नागरिकों का, भारत के बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो वैज्ञानिक सोच के साथ होना चाहिए। और इसलिए शिक्षा नीति में नए परिवर्तनों को लाते हुए सरकार ने राष्ट्रीय आविष्कार मिशन, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का एक नया संकल्प लिया है। आखिर आने वाले समय में भारत में जो नई पीढ़ियां आए, वो भारत की नई पीढ़ियां एक नए तरह के संकल्प और एक वैज्ञानिक सोच को लेकर के आए जो सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। एक लंबे समय से ये सबके मन में ये बात चल रही है कि सरकार अध्यादेशों को लेकर के आई है। हम सब जानते हैं कि जब ये सरकार आई तब सर्वोच्च न्यायालय का कोल ब्लॉक के संबंध में एक निर्णय आया था। और कोल ब्लॉक के संबंध में जो सरकार का निर्णय आया था उसमें यह कहा गया कि इस देश में कोल ब्लॉकों का जो आवंटन हुआ वो गलत तरीके से हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम सबके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के परिदृश्य में ये बहुत आवश्यक था कि इस देश में जो उत्पादन होने वाला जो कैप्टिव ब्लॉक है वो इस देश का उत्पादन और इस देश का संसाधन आगे चलता रहे। इस देश में उत्पादन चलने के साथ साथ
ऐसी प्रक्रियागत विषय को अपनाया जाए जिस प्रक्रियागत विषय के माध्यम से इस देश में पारदर्शिता के तरीके से इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग हो, इस देश में पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था का संचालन हो। और इसलिए उस अध्यादेश के माध्यम से न केवल यह किया गया कि देश में एक प्रक्रियागत, एक अच्छे तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से देश में आवंटन की प्रणाली को आगे बढ़ाया गया, बल्कि उन राज्यों को, जिन राज्यों में एक लंबे समय से यह मांग चल रही थी कि हमारे राज्यों में जो नेचुरल रिसोर्सेज का उत्पादन हो रहा है, उस नेचुरल रिसोर्सेज के उत्पादन होने के कारण हमारे राज्यों को उस नेचुरल रिसोर्सेज का हिस्सा मिलना चाहिए। सरकार ने पहली बार उन राज्यों को, झारखंड जैसे राज्यों को, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को विकास में उनका नेचुरल रिसोर्स का हिस्सा दिया है। और आज हम ये जानते हैं कि देश के कोयला खदानों का जो आज पूरे देश भर में ऑक्शन हुआ है, वो बड़े पारदर्शी तरीके से वो ऑक्शन हुआ है। और उस ऑक्शन के माध्यम से आज 18 ब्लॉकों के ऑक्शन से 1 लाख करोड़ रुपया आया है। और मैंने जब इसका अनुमान किया कि आखिर यह अध्यादेश नहीं आता, तो मुझे जो जानकारी मिली और जो मेरा अपना अध्ययन है कि हिंदुस्तान में 168 मिलियन टन कोयले को आयात करने के लिए हम हर वर्ष रहते हैं। अगर नीलामी में देरी होती तो 40 लाख मिलियन टन कोयला और आयात करना पड़ता, तो देश के आयात पे 8,000 करोड़ रुपए अच्छे रहते, या देश में कोयले का सही समय पे आवंटन होकर के देश के उद्योगपतियों को, देश के व्यापारियों को एक दिशा मिली, उसका संदेश ज्यादा बढ़िया जाता। संसद इस देश में सर्वोच्च है। संसद के सामने सारे विषयों को रखने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता हमेशा जाहिर रखी है। महोदय, मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस रफ्तार और पारदर्शिता के साथ सरकार ने कोल आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया है, उससे न केवल माइनिंग सेक्टर को फायदा हुआ है, साथ ही उससे उद्योग जगत में सरकार के प्रति, उसकी प्रक्रिया के प्रति एक विश्वास जगा है। मैं पिछले दिनों 4-5 महीने लगभग झारखंड में लगातार दौरे में रहा और मैं बहुत इंटीरियर इलाके में झारखंड में गया। मेरे मन में एक प्रश्न आया, जिस प्रश्न को मैं इस उच्च सदन के सामने भी रखना चाहता हूं। मैं जब एक छोटे से गांव में पहुंचा फॉरेस्ट में, तो मैंने ये पूछा कि आपके यहाँ पे सड़क क्यों नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे सड़क इसलिए नहीं बनी कि एक पिटीशन पड़ी हुई है और ये फॉरेस्ट की जमीन है, यहाँ सड़क नहीं बन सकती। तो मैंने कहा आपके यहाँ बिजली क्यों नहीं पहुंची। लेकिन वो बेचारे क्या बताते, मेरे को ध्यान में आया कि अगर अब बिजली भी होगी और अगर 3 किलोमीटर खंबे से बिजली लानी पड़ेगी, तो पहले 3 किलोमीटर के लोगों की कंसेंट लेनी होगी। क्या विकास की मूल सुविधाओं को गांव में पहुंचाने के लिए हम लोग राजनीति करना चाहेंगे? क्या जिन गांव में आज व्यवस्था की मूलभूत चीजों की जरूरत है, क्या जिस व्यवस्था में आज गांव में मूलभूत सुविधाओं की, आज अस्पताल की जरूरत है, आज कॉरिडोर की जरूरत है, आज बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने के लिए हम लोगों को एक प्रगतिशील सरकार होने के नाते हम भूमि कानूनों में परिवर्तन का विषय लेकर के आए हैं। भूमि कानूनों में जो 5 विषय हैं, वो 5 विषय बड़ी स्पष्टता के साथ है। इस देश के रक्षा उत्पादन के लिए अगर बॉर्डर के सेक्टर पे आपको, अगर बहुत बड़े क्षेत्र के लिए कोई रक्षा के लिए अगर आपको जमीन की आवश्यकता है, अगर इस देश में आधारभूत संरचना में कोई अगर कॉरिडोर बनाना है, सरकार को अगर किसी इंटीरियर इलाके में जाकर के कोई इंडस्ट्रियल सेटलमेंट करना है, उसके लिए कोई कॉरिडोर चाहिए, तो अगर वो सड़क 5 किलोमीटर लंबी बनेगी, तो क्या 5 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए पहले पूरे राज्य के 10 लाख लोगों को साथ बैठा करके 80% वोट लिए जाएंगे और उसके बाद उस 5 किलोमीटर सड़क का विकास किया जाएगा? विकास के इस मार्ग को हम कैसे पहुंचाना चाहते हैं? हम ये जानते हैं कि प्रगतिशील कानून आने चाहिए। हम ये जानते हैं कि इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रिहेबिलिटेशन की समस्या है। इस देश में जो एक लंबे समय तक कानून चला, 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून आया, पहला परिवर्तन 1962 के अंदर आया, दूसरा परिवर्तन 1984 के अंदर आया। अफलातून से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं, उन सारे निर्णयों की समीक्षा करिए। पहली बार पब्लिक पर्पस को हम लोगों ने डिफाइन किया है। लेकिन क्या ये पब्लिक पर्पस अटल होना चाहिए? क्या ये पब्लिक पर्पस स्थायी हो सकता है? क्या विकास के मानकों को अगर हम जमीनी स्तर पर पता करना चाहेंगे, तो क्या पब्लिक पर्पस में परिवर्तन नहीं आ सकता है? आखिर हम इस प्रकार की बहस क्यों नहीं करना चाहते कि हिंदुस्तान में, मैंने प्रारंभ में भी कहा कि सरकार
प्रक्रियाओं के सरलीकरण के विषयों को लेकर के आई है। सरकार स्पष्टता के साथ आई है, सरकार पारदर्शिता के साथ आई है, सरकार एक सामूहिक और वर्ग के कल्याण की दृष्टि से आई है। अगर कल्याण की दृष्टि से 5 स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जिनको अगर किया जाता है तो इस पर बहस की जा सकती है कि ये सार्वजनिक प्रयोजन के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे। देश में 2 बहुत बड़े विषय हैं। एक विषय है कि पिछले 10 सालों में कोई ये तय करे और इस आंकड़े को देखे। मेरे पास इस समय मैंने उस आंकड़ों को अध्ययन किया है, लेकिन कोई अपने अंतरात्मा से उन आंकड़ों को देखे कि इस देश में 10 साल में कितने लोगों को अपने गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। मैं झारखंड में 6 महीने में रहा, यहां पर कितने गांव में मैंने बच्चियों को केवल घरों पे काम करते हुए देखा है। ये जो मानव श्रम जो आया है, क्या ये सारा भूमि अधिग्रहण से आया है? क्या ये इस कारण से नहीं आया है कि हम गांव में बुनियादी सुविधाओं को नहीं पहुंचा सके? क्या ये इस कारण से नहीं आया है कि हम वहां पे बिजली नहीं पहुंचा सके? क्या ये इस कारण से नहीं आया है कि वहां पे हम अस्पताल नहीं पहुंचा सके? क्या ये इस कारण से नहीं आया है कि वहां पर वहां के नौजवानों को उद्योग देने के लिए हम सही तरीके से आधारभूत संरचनाएं पैदा नहीं कर सके? आखिर इन आधारभूत संरचनाओं के लिए हमें क्या करना होगा? ये आधारभूत संरचनाएं कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकती। ये आधारभूत संरचना इस देश के आम आदमी का, इस देश के विश्वास की बात है। और इसलिए मेरे को लगता है कल हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी सबके सामने कहा था कि वो सबसे बात करने को तैयार है। हमें राजनीति को केवल भावनात्मक विषय, नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा था उनका उत्तर देते हुए माननीय गुलाम नबी जी ने विषय रखा था, उसका उत्तर देते हुए माननीय अरुण जी ने कहा था कि वो सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीति का बहुत बड़ा आधार हम लोगों को तैयार करना चाहिए, जिसके लिए सरकार आई है। और ठीक है भगवान करे। मैंने पूर्व में जो कहा था, समावेशी विकास की अवधारणा में सरकार ने आधारभूत संरचना को बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता रखी। सर्वसमावेशी विकास के लिए सरकार ने गरीब लोगों के, पिछड़े लोगों के, दलितों के, वंचितों के लोगों के गरिमापूर्ण जीवन बनाने के लिए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने की अवधारणा रखी। सर्वसमावेशी विकास के लिए सरकार ने देश में मूल्यपूर्ण जीवन विकसित हो उसके लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को आगे रखा। लेकिन सर्वसमावेशी विकास के लिए सरकार ने देश की सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने की बात करी। और इसके लिए एक जो सरकार ने सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों को न केवल बढ़ाया बल्कि उनको हिंदुस्तान का गौरव बनाने के लिए उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की बात भी सरकार ने करी है। और सबसे बड़ी बात इस सरकार को ये बधाई है कि इस देश में जीवन जीने की जो पद्धति है, जिसको हम भारतीय योग के नाम से मानते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और सम्मान का ये दर्जा दिलाया है। ये जो योग है, ये हमारी जीवन पद्धति का भाग है। इसको किसी पूजा पद्धति से जोड़ के नहीं रखा जा सकता है, इसको किसी धर्म विश्वास के साथ जोड़ के नहीं रखा जा सकता है। ये भारत की जीवन पद्धति है, ये जीवन जीने का भारतीयता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये जीवन जीने का भारतीयता का एक आयाम है। अगर हमारे आयामों को आज पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है तो उसके लिए सरकार उपलब्धि की पात्र है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपनी जो कार्यशैली प्रस्तुत करी है, वो 9 महीनों में एक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सरकार ने अपनी कार्यशैली प्रस्तुत की है। और इसलिए सरकार ने जो हौसलों की उड़ान ली है, मैं मान रहा हूं कि 9 महीने के अपने सकारात्मक कार्य से देश के नौजवानों में, देश के किसानों में, देश के मजदूरों में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। और इसलिए मैं यही कहकर अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा कि तकदीर बदल जाएगी, कोशिशों की इम्तिहान चाहिए, नाम लिखने को पड़ा है पूरा आसमान, हमें बस हौसलों की कलम चाहिए। धन्यवाद।